नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी के इस अंक में आपका स्वागत है। कई दिनों बाद एक कड़वी कॉफ़ी हो रहा है, पर हम लोग हमेशा जब भी सोचते हैं हमको लगता है कि हाँ, हमको ज़्यादा लगातार और ज़्यादा बार बात करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, कड़वी कॉफ़ी हिंदी में लंबी बातचीतों के सिलसिले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तसल्ली बख्श तरीके से बात कर पाना, और ताकि बातों को समझ भी सकें और उसको थोड़ा सा उसको आगे भी बढ़ा सकें। तो आज मेरे साथ नितिन सेठी हैं, जो कि मेरे ही हम पेशा पत्रकार रिपोर्टर रहे हैं और उनका खासा बड़ा काम रहा है रिपोर्टिंग में। वो फाउंडर हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव के, और उसके पहले वो स्क्रोल जैसी वेबसाइट, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, डाउन टू अर्थ पत्रिका, और मैं कुछ भूल रहा हूँ, हिंदू हिंदू बस एक हिंदू, तो उसमें रिपोर्टिंग का ज़्यादातर काम किया है। और हम लोग एक एक साझा परेशानी हम लोग समझते हैं, जो मीडिया से लोग हैं, कि किस तरह से रिपोर्टिंग करना देखते देखते मुश्किल होता जा रहा है। किस तरह से आपकी खबर, एक तो खबर करना, खबर को फिर कहीं ऐसी जगह प्रकाशित कर पाना जहाँ पे लोगों तक वो पहुँच सके, ख़ास तौर पर भाषाई जो लोग हैं उन तक। तीसरा कि उसको एक तरह से वो सस्टेनेबल भी बन सके। तो ये तीनों चारों सवाल हैं जो कि मेरे ख्याल से जो भी जिसको हम लोग कहते हैं कि जो खालिस पत्रकारिता के लिए ही आए थे और वो ही करना चाह रहे थे, तो वो सब लोग शायद सोचते हैं इसके बारे में। तो नितिन की मैं जर्नी से समझना चाहता था कि वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव उन्होंने ये शायद शुरू किया, और उन्होंने गज़ब की स्टोरीज़ कर रखी हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, चाहे वो अडानी को लेकर हों या रामदेव को लेकर हों। वो भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो जर्नलिज्म में आए थे, पत्रकारिता में जब वो आए थे, और अब जब हम यहाँ पर हम खड़े हैं, इस बीच क्या क्या बदल चुका है? मतलब 20 साल हो गए, 25, सब कुछ ही बदल गया है अब तो। बाकी टेक्नोलॉजी आना, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना खबर का, वो तो सभी जानते ही हैं। लेकिन खबर होना जिस तरह होती थी वही ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि खासकर के जो पुरानी लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बोले, मैंने इन्हीं सब में काम किया, यहीं से सीखा भी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सीख के आया था, सब समझ थी। इन्हीं अखबारों में काम करते करते सीखा। लेकिन जितना सीखते रहे उतना ये भी पाते रहे कि लिखना मुश्किल होते जा रहा है। और ऐसा नहीं कहूँगा कि 10-12 साल से पहले बहुत आसान था, पर जितना मुश्किल अब हो चुका है इतना तो मैंने कभी नहीं देखा था। और इसका असर मैं देखता हूँ जो नई पीढ़ी पत्रकारों की है, उनको तो मौका ही नहीं मिला करने का। जो पिछले 8-10 साल में पत्रकारिता में आए हैं, उनका जर्नलिज़्म हिम्मत बहुत है, शायद हमसे ज़्यादा कुव्वत भी है उनकी, लेकिन मौका नहीं मिलता उन लोगों को करने का। तो रीढ़ की हड्डी एक तरीके से पत्रकारिता की टूट गई, जितनी भी थी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत पक्के खड़े थे हम शुरू से, हम लोग भी शायद ठीक ही थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे, दम भी थोड़ा ही था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन जितना था वो भी चला गया। बहुत हद तक वो स्पेसेस जहाँ पे जर्नलिस्ट लिख सकते थे आज़ादी के साथ, बिना डरे कि लिखने के बाद आपके साथ क्या होगा, आपकी नौकरी के साथ क्या होगा, आपके परिवार के साथ क्या होगा, वो जगहें एकदम लुप्ती हो गई एक तरीके से। तो वो मुझे सबसे बड़ा एक ये 10-12 साल के जो असर हुआ है जर्नलिज़्म पे, उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस मुझे लगता है और भी हैं। कि हम लोग तो चलिए पिछली पीढ़ी से निकले, कुछ मौके मिल गए करने को, तो आप गिना सकते हैं कि अच्छा इसने 10 साल पहले भी ये स्टोरी करी थी, या पिछली सरकार में भी 4 स्टोरी ऐसी थी इनकी। लेकिन नई पीढ़ी को तो वो मौका भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल से कि आज़ादी से करे, इज्जत से कुछ तनख्वाह कमाए और आगे बढ़ सके। रिपोर्टर्स कलेक्टिव कैसे सोचा आपने इसके बारे में कि शुरू करें? और मतलब एक तो अपने आप में एक जो लोग पत्रकार होते हैं वो एक मतलब एक अपना एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल खड़ा करने की भी सोचें, और साथ में ये भी कि वो इतनी मुश्किलों के बीच में जहाँ वो एक उसको रोका या छोटा किया जाता है लगातार। मजबूरी से, टू बी ऑनेस्ट। मैं भी एक नौकरी पेशा पत्रकार रहना चाहता था, पर रहने नहीं देते थे। तो
इतना ज़रूर था दिमाग में तब तक जब तक 2014 आ रहा था कि मुझे कम से कम जैसे अधेड़ उम्र में क्लैरिटी आ जाती है कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, वो क्लैरिटी आ गई थी। उस वजह से अखबारों में काम करना मुश्किल हो रहा था। क्या करना था उसमें भी बहुत क्लैरिटी थी कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म जॉनर इसको बोल लीजिए जो भी, उसी पे चलना था और यही काम करना था। वो एकदम बंदी हो गया था। तो मुझे मतलब उस टाइम भी बहुत एल्डर्स थे जिन्होंने फ्रेटर्निटी में जिन्होंने बोला कि और किस्म का जर्नलिज़्म कर लो, और सबने जगह भी दी, ऐसा नहीं है कि भगा ही दिया। लेकिन मुझे लगा कि यही काम मैं करना चाहता हूँ, और ये भी क्लैरिटी थी कि अब ये बड़े अखबारों में नहीं होगा। हालात जो दिख रहे थे मुझे जहाँ पे भी मैंने काम किए थे। तो जब मैं आखिरी बार नौकरी से निकाला गया तो कुछ कागज़ एक व्यक्ति ने मुझे दिए थे। वो कागज़ मेरे पास पड़े हुए थे। कोई 700 पेज का उन्होंने रिकॉर्ड्स अंदर से निकाल के दिए थे। तो जिन्होंने नौकरी से निकाला था उनको भी नहीं पता था मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैं भी डर के बताता था लोगों को कि किस चीज़ पे काम कर रहे हूँ उस माहौल में। तो निकल गए तो मैंने अपनी तरफ से जिन्होंने वो कागज़ दिए थे उनको मैंने वापस देना चाहा। मैंने कहा देखिए अब मेरी नौकरी है नहीं, अब कहाँ छपेगा क्या होगा, तो आप ये वापस ले लीजिए, कोई और अच्छे जर्नलिस्ट और भी हैं किसी और को दे दीजिए, क्योंकि हर एक का जो कुछ निकाला होता है खबर तो उनको होता है कि छपे समय पे। यकीन से देते हैं वो। हाँ, उनकी भी उम्मीद होती है। मुझे अपने पे पता नहीं था कि क्या हालात होंगे, पर उन्होंने कहा कि नहीं तुम कागज़ पढ़ते हो इसलिए तुम ही रखो और जब करोगे कर लेना। तो उस दौरान मेरी पत्नी का भी थोड़ा बीमारी बहुत सीरियस चल रही थी, तो और 4-5 महीने लग गए। और वो कागज़ फिर मैंने जब वो अस्पताल में थी तो पढ़ने शुरू किए। अस्पताल में समय बहुत होता है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बैठे ही हैं आपके ठीक रहे। तो बैठे बैठे मैं पढ़ता रहा। तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले सेट ऑफ कागज़ थे जो बाहर आए थे। तो पढ़ते पढ़ते मुझे ये तो हुआ कि करना तो है और ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। मतलब इसको अगर नहीं किया तो मुझे लगा कि शायद अपनी उस उम्र तक की पत्रकारिता का सबसे बड़ा काम था। बहुत किसी ने उनके साथ मिल के बड़े समय से हमने वो कागज़ निकाले थे। 1.5 साल लग गया था उन कागज़ों को पकड़ने में ही। तो मैं टटोलने लगा कि कैसे करें। तो एक उस टाइम पे और ऑर्गेनाइजेशन थी, नई आई थी, तो उन्होंने कहा हाँ हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप बहुत बड़ी संस्था नहीं है, मैं चाहता हूँ करें लेकिन कई भाषाओं में करना चाहता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि हिंदी, तमिल, मलयालम 5-6 भाषाओं में एक साथ छपे? तो वो भी एक्सपेरिमेंट करने को तैयार थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप और किसी लोगों से बात कर सकते हैं, कोई और लोग पब्लिश करने को तैयार हों तो हम मिल के कर लेते हैं। तो पहली बार उस तरह हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वो सारे रेवलेशन बाहर आए और वो 11 भाषाओं में छपे। धरित्री उड़िया में, प्रजावाणी कर्नाटका में, ऐसे कई बड़े छोटे अलग अलग लोग जिनमें थोड़ा हिम्मत ज़्यादा थी दिल्ली के अखबारों से, उनने छापा। उसका असर भी अच्छा हुआ। तो उससे मुझे लगा कि हाँ ये एक तरीका अच्छा है कि मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ जहाँ अंग्रेज़ी में लिखने से तो कभी नहीं पहुँचूंगा। और ये अंग्रेज़ी पढ़ने वाला बोलने वाला तबका इन्फ्लुएंशियल है पर बहुत थोड़ा सा है जी। बाकी लोग तक एक खबर पहुँचानी अच्छी, एक लगा कि हाँ ज़रिया है, कोई मॉडल है एक। फिर मैं सोचा कि अपने लिए हो गया तो क्या और पत्रकारों के लिए भी ऐसी जगह बना सकते हैं कि वो अच्छी खोजी पत्रकारिता करें, समय लगाएं, फुर्सत से उनको अगर हम पैसा दे सकें कि आज़ादी से करें, थोड़ी तनख्वाह भी ठीक से पाएँ, और फिर 6-7-10 भाषाएं, जितनी भाषाओं में जहाँ जहाँ मिले उनके साथ छापे। तो फिर हमने सिर्फ बैठे बैठे ऐसे सपना देखा कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है क्या। और विश्वास ये था कि जो आप पहले मीटिंग से बोल रहे थे कि इतनी नॉइज़ हो गई है, इतना शोर है, इसके शोर में मुझे इतना तो अभी भी विश्वास और तब भी था कि ऐसा नहीं है कि लोग जानना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते। हमारे पास वो गाड़ियाँ नहीं अभी हैं जिन पे बैठ के आप उन तक पहुँच सकें। तो एक व्हीकल बनाने का एक कोई ज़रिया ढूंढना था कि जिससे अलग भाषाओं में, और ऐसा भी नहीं था कि करोड़ों तक पहुँच पाएंगे, अपनी औकात की समझ थी, लेकिन कुछ हज़ारों तक शुरू में पहुँच गए तो वो अपने आप आपको हिम्मत देंगे। और ये भी था कि ऐसा जर्नलिज़्म तभी हो सकता है अगर सिटीजन्स आपको खुद डोनेट करके ज़िंदा रखे। ये एडवर्टाइजमेंट से नहीं हो सकता, सरकारी ऐड से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चलते चलते ऐसे ही हमने कहा कि चलिए कोशिश करते हैं। और शुरू में तो 2-2.5 नौकरियां और करते रहे, उससे निकाल के पैसा इसमें डाला, क्योंकि अपने पास कोई पुरानी ऐसा पैसा था नहीं, तनख्वाहों पे ही चल रहे थे। तो डाल के शुरू किया। और
लोग एक्चुअली देने लग गए, लोग डोनेट करने लग गए, लोग पढ़ने लग गए वो खबरें जो कहते थे कि अरे कौन पढ़ता है इस ज़माने में 2,500-3,000 वर्ड का कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। हमने कहा ठीक है, अगर 10 लाख नहीं तो 5, जहाँ तक हम पहुँच रहे थे लोग पढ़ रहे थे। और इस शोर शराबे के बीच में लोगों को इसकी वैल्यू भी दिख रही थी कि हाँ, ये जो आप ला रहे हैं ये नई खबर है, आप किसी के बोल तोल पे नहीं चल रहे हैं कि उसने ये बोला मैंने ये बोला, ये भी नहीं बोल रहे कि उसकी एलिगेशन है इसकी एलिगेशन है, आप खुद टटोल के ला रहे हैं। तो करते करते एक मॉडल बन गया। शुरू में हम लोगों का सोच ये था कि हम खुद ना पब्लिश करें, हम लोग पत्रकार हैं, अच्छे से काम करें जी। और बहुत इंस्टीट्यूशन नए खड़े हो रहे थे कि उनको ऑफ़र करें प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप्स का, हाँ, कि एक तरीके से कोएलिशन होना चाहिए, कुछ किस्म का कलेक्टिव होना चाहिए जिसकी क्योंकि जो स्ट्रेंथ है उस पर प्ले करे। हाँ, वो पब जैसे और स्क्रोल ये सब आ चुके थे और इनकी अच्छी पकड़ बन गई थी कंपैरेटिवली, जी। 10-12 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो शुरू में हमने उन्हीं के साथ छापने का काम किया कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ करें, लेकिन थोड़े से वक्त पाया कि वो भी मुश्किल है। कई बार सबके अपने डायनामिक्स है, सर्कमस्टांसेस हैं, चेंजेस होते हैं। तो हम लोग का बहुत क्लियर था कि हमें एक किस्म की रिपोर्टाज ही करना है और इन्वेस्टिगेटिव काम ही करना है, बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन हम वो नहीं करना चाह रहे थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे और सोच भी नहीं थी। तो करीबन 2.5 साल पहले फिर हमने खुद पब्लिश करना शुरू किया और लोगों से सीधा गए लोगों पे कि ये काम हम कर रहे हैं, आप डोनेट करें तो हम चलते रहेंगे, जब तक डोनेट करेंगे तब तक चलते रहेंगे। तो सफ़र तो ठीक ही रहा, मतलब जहाँ से शुरू किया था 10,000 रुपये महीने डालते थे हम इसमें, बाकी नौकरियाँ करके उससे शुरू करते थे, वहाँ से यहाँ तक आना कि 8-10 लोग मिलके ये काम आज़ादी से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, शुरुआत छोटी थी तो यहीं तक पहुँचना बहुत बड़ा मानता हूँ मैं, पर मुझे लगा कि लोगों में है भूख इस चीज़ की। ऐसा जो बोलते हैं कि आज की सोसाइटी में सब लोग चले गए इंस्टाग्राम पे और कोई पढ़ता नहीं है, आई थिंक हम लोगों ने भी सर्व नहीं किया लोगों को, और खाना अच्छा परोसा तो खा ही लेते हैं शायद। फिर सरकार की निगाह आप पे पड़ी तो फिर क्या हुआ? हाँ, उनका इश्क तो जब हुआ तो हुआ, क्या करते। नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट का मतलब कि हम जो पैसा कमाते हैं अपने लिए ज़्यादा नहीं निकालते, तनख्वाहें जो फिक्स हैं वो हैं, बाकी सब काम में ही लगता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न है कि जो ऐसे काम करता है, कोई भी पब्लिक पर्पस काम करता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। जो साल के एंड में उनके पास कुछ रिसोर्सेज बच जाए वो अगले साल वापस उसी काम में लगा दिए जाते हैं। तो हमें वो परमिशन सेक्शन 12A बोला जाता है इनकम टैक्स का, वो मिला था शुरुआत में 3 साल के लिए। तो वो 3 साल का जो प्रोसेस था, ख़त्म होने पे सरकार दोबारा रिव्यू करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उन्होंने रिव्यू किया, नॉर्मल प्रोसेस होता है, आमतौर पे सब जगह होता है ये। तो रिव्यू करने के 6 महीने का प्रक्रिया चलती रही, आगे पीछे सवाल जवाब चलते रहे। तो 6 महीने के प्रोसेस के एकदम आखिर में जाके उन्होंने हमको बोला कि ये जो आप पत्रकारिता करते हैं इसका कोई पब्लिक पर्पस नहीं होता है, और जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये नॉन प्रॉफिट एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हम रद्द कर रहे हैं आपका ये 12A सर्टिफिकेट। तो उसका कई कॉन्सिक्वेंसेस हुए, पर हम लोगों के लिए थोड़ा तो हंसे भी, मतलब मुझे अभी भी याद आता है कि जिस दिन वो ऑर्डर आया, हमें लग रहा था ये आया, कि उन्होंने सवाल ऐसे पूछे थे कि हमें लग रहा था उनको और कुछ मिला नहीं है, शायद यही इसी पे टिकेंगे वो, कि जर्नलिज्म कोई पब्लिक पर्पस सॉल्व नहीं करता। तो मतलब हास्यास्पद था कि यहाँ पे कहाँ से शुरू करें इसको आर्ग्यू करना कि हम मैटर करता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोई असेसमेंट ऑफिसर नहीं डिसाइड कर सकता कि जर्नलिज्म पब्लिक पर्पस है पब्लिक कि पर्पस क्या है? बिल्कुल। हाँ। तो आया ऑर्डर, तो हम लोग तो उस दिन हम लोग का अच्छा खाना खाएंगे, नाचते हैं, क्योंकि ऐसे पागलपन में आप क्या कर सकते हैं, गुस्सा तो नहीं हो सकते। मतलब कोई बोलता कि आपके 5,000 रुपये कम हैं, ज़्यादा है, तो वो सब आर्ग्यू करने में कुछ तर्क है, इसमें तो तर्क दिख नहीं रहा था, तो ने कर दिया। अब हम यही सोचते हैं कि 3 साल तो आप ही ने परमिशन दी हमें ये करने को, आपने लिखित में बोला कि करिए, हमने लिखा था जर्नलिज्म करेंगे, हमने जर्नलिज्म करा, आपने ऐसा नहीं बोला कि जर्नलिज्म के नाम पे कुछ और कर रहे थे। आपने पाया कि सही में हम जर्नलिज्म कर रहे थे, और आपने बोला कि जिस चीज़ की आपने परमिशन दी थी वो गलत थी। तो मुझे लगा पेनल्टी तो आप पे होनी चाहिए कि आपने गलत चीज़ की परमिशन दे दी, मेरे पे क्यों है, या मेरे कोलीग्स पे क्यों है। पर अब जैसा माहौल है, तो मुझे लगा कि जैसे वो सीधी तलवार नहीं चली, पर छोटे छोटे वो छुरी की नोक से हल्के हल्के खरोच के आपको ख़त्म करने का प्रयास है ये। तो चल रहा है, अभी भी केसेस इस पे चल रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि ठीक है, मुश्किल है, हम लोग के वैसे ही रिसोर्सेज कम है, पर ये एक बेस प्रिंसिपल कि कोई खड़ा होकर सरकार में ऐसे ही बोल दे कि जर्नलिज्म पब्लिक पर्पस सर्व नहीं करता, और आप उसको ना लड़ें, तो एक तरीके से हार है हमारी भी और जनरली जर्नलिज्म की भी देश में, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत, रिपलिंग इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटी में।
तो हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने उनको बोला कि रिव्यू करिए अपना डिसीजन। वो बावजूद कोर्ट के डिसीजन के उन्होंने रिव्यू ही नहीं किया। तो अब हम वापस कोर्ट जा रहे हैं। तो हिंदी में मेरी कमज़ोरी उतनी है जितनी अंग्रेज़ी है, तो इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। तो वो चल रहा है। तो वो पर वो मतलब आप उसमें से एक हैं, पर इस पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि ज़्यादातर एक तरह की जनहित में या जो जो पब्लिक पर्पस है कि लोगों के लिए, या एक इसमें एक पत्रकारिता भी जो जन पक्षधरता जो होती है, प्रो पब्लिक जो एक जर्नलिज्म होता है, उसको मैं तो देख रहा हूँ, और मतलब मेरे जैसे कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो एक उनको बार बार एक या तो हतोत्साहित किया कि क्यों कर रहे हो तुम तो ये, और फिर दूसरा एक तो वो श्रिंक हुआ है जहाँ पे वो जर्नलिज्म का असली कंटेंट निकल के आता था। दूसरा जो प्लेटफॉर्म्स थे उनसे कहा गया कि आपको क्यों पड़ी ये सब करने की, तो आप छोड़िए ये सब आपको। तीसरा कोविड ने ये किया कि जहाँ पे इकोनॉमी जब खराब हुई तो सिंगुलर डिपेंडेंसी आपकी सरकार के विज्ञापन की तरफ बढ़ गई, तो वो प्लेटफॉर्म्स, और उसके बाद वो शायद उठ ही नहीं पाए या उनमें इस तरह की गैरत नहीं जागी मेरे ख्याल से। तो इस पूरे और फिर बार बार छांट के, चाहे आप हैं या न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ हुआ, वायर के साथ ऐसा होता रहा, बीच में न्यूज़ क्लिक के साथ ऐसा हुआ। तो ये जो है कि जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं और वो शायद खासे ट्रेंड हैं और वो अभी भी अपने फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन उस पर तस्दीक करके जो काम करते हैं, वो उस पे इतना हमला क्यों हो रहा है, या उसको कैसे देखते हैं आप? तो शुरू में मुझे लगता था, क्योंकि पत्रकार लोग, हम लोग भी थोड़ा अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो शुरू में मुझे लगता था कि सच में हमारी कहानी से बहुत डर लग गया। कोई कहानी, मतलब कहानियाँ अच्छी है, मैं मना नहीं करता, और सच बहुत चीज़ें बाहर लाई भी, पर समय के साथ मुझे ऐसा लगा कि खौफ कहानियों का नहीं है। एक कहानी है, दूसरी कहानी का नहीं है। ठीक है, एक कहानी को ज़्यादा परेशान कर देती है सरकार को, थोड़ी ज़्यादा सच दिखा देती है, पर ओवरऑल मुझे लगता है सरकारों को, और इस सरकार को खास करके खौफ लगता है कि कोई भी व्यक्ति उठ के सवाल उठा लेगा क्या ऐसे। और कि मान लीजिए हम 10 लोग हैं, मतलब एक कोने में कमरे में दिल्ली में बैठे हैं अपने लिए, मतलब मेरे कोलीग बोलती थी कि आप देश क्या बदलेंगे, बल्ब बदलने के पैसे नहीं होते कई बार। उस किस्म के लोग अगर ये पत्रकारिता कर ले और वो उम्मीद लोगों में, एवरेज सिटीजन में आ जाए कि हाँ बस इतना ही तो लगता है सवाल उठाने में, वो आई थिंक एक खौफ बना के रखना कि ऐसे सवाल ना उठाए जाए। पत्रकारिता करती क्या, आप वो चीज़ें बाहर लाते हैं जो सरकार या कोई भी जो सत्ता में है या पावरफुल आदमी है वो बाहर नहीं लाना देना चाहता, जो एम्बैरेसिंग है, इलीगल है, करप्ट है, जिसे वो छिपाना चाहते हैं। जी। अब मतलब हंसी की बात ही, मैं तो एक तरीके से अपने पे हंसे, अच्छा भी होता है नए हालात में हंसना अपने पे, कि आप एक पिद्दी से पत्रकार है इस बड़े से देश में, आप 10 रुपये का RTI डाल के, आप में इतनी समझ हो कि 100 कागज़ आपके हाथ लग गए तो उसके बीच में बड़ी करप्शन देख सकें। अगर ये हर एवरेज सिटीज़न को समझ आ जाए कि इतना ही काम है, तो किसी भी सरकार के लिए थोड़ा ख़तरनाक है। तो आई थिंक वो खौफ का माहौल रखना कि ज़्यादा लोगों को लगे ना कि इतनी आसानी से हमसे सवाल उठाए जा सकते हैं, वो खौफ बना के रखना कि लोग डरें सवाल पूछने से, कि अगर आप सवाल पूछोगे, अगर आप टटोलोगे तो ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होगी। और मेरे तो हो गए 20-25 साल, जहाँ से भी आए थे यहाँ पे चल रहे हैं किसी तरह। मैं देखता हूँ कि हमारा एग्जाम्पल देख के हो सकता है बस्तर में कोई बच्चा हो जो खोलना चाह रहा हो बार, उसको खौफ हो कि यार ये तो चलो दिल्ली में इनको कोई वकील हमारे मिल गए, कोई पुराने रिश्ते हैं, किसी ने बचा लिया, किसी ने कुछ कर दिया, मे बी मेरी समझ लॉ की अच्छी है, मैं खुद लड़ लेता हूँ थोड़ा। पर कितने लोग होंगे जो खौफ खाएंगे कि यार 4 स्टोरी करेंगे फिर रोज़ कोर्ट घूमते रहेंगे, ज़िंदगी कैसे निकलेगी। हाँ, मतलब कितने सारे RTI के लोग मारे गए हैं, उनको मारा गया है। अब आप बोल सकते हैं कि वो सब लोग जो थे वो कुछ और कर रहे थे RTI पर वो आपके टेम्पलेट का इस्तेमाल करके किसी बात तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फिर किसान आंदोलन के समय तो कई जर्नलिस्टों को तो उठा के बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि और जो मेन स्ट्रीम का जितना चैनल्स थे वो उनको डिमोनाइज करने में लगे हुए थे कि ये तो जो है वो, हाँ, वो मेन चैनल और TV तो मुझे लगता है, और ये अखबारों में तो कुछ बचा नहीं। मतलब
मैं एक बार याद है मैं हम लोग फंडिंग के लिए कहीं गए, किसी से बोला कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग थी उस टाइम पे वो देते थे, अब तो बंद हो गया। तो वो पूछे कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल क्या है। तो मैं तो 4 नौकरियों से निकाल चुका गया था, तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखिए अगर सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल होता, इसमें मुनाफा होता तो आज के सारे अखबार कर रहे होते है ना। तो हर चीज़ मुनाफे की तो नहीं है। अगर वो कर रहे होते तो मैं भी आराम से उनके यहाँ नौकरियाँ कर रहा होता। मुझे कोई मन नहीं था ये सब करने का, मतलब मैं पुराना फील्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वापस हिसाब बनाने में लग गया। वो तो कोई शौक़ नहीं था। मेरा भी मन था कि बैठिए रोज़ अखबार में खबर छापिए, अच्छी सी खबर छपे, घर जाइए, तनख्वाह लीजिए, परिवार चलाइए। तो अगर इसमें प्रॉफिट होता तो पहले करते थे कई अखबार जो बंद कर चुके हैं, तो कोई दुखी होगा कि वो सस्टेनेबल उनको नहीं दिखा। तो अगर आप इस किस्म की पत्रकारिता को उस मापदंड पे तोलेंगे तो शुरू से ही फेल है। इसका मापदंड ही अलग है। पब्लिक पर्पस के लिए आप बसें चलाते हैं, पब्लिक पर्पस के लिए आप एजुकेशन या हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें मुनाफा तो नहीं देखते। तो अगर जर्नलिज्म भी एक पब्लिक पर्पस जब तक सॉल्व कर रहा है तो आप मुनाफा कैन नॉट बी द मेट्रिक। हाँ, सबको इज्जत से तनख्वाहें मिले, सस्टेनेबिलिटी तो फिर भी चाहिए। हाँ, मतलब और ठीक है, जिनको जिनको चलना ज़रूर है, जिनको कमाना था उन्होंने मुनाफे कमा लिए, मतलब हाँ, जर्नलिज्म या बिना जर्नलिज्म के या उसको पत्रकारिता के नाम पे कर दिया, पत्रकारिता के नाम हाँ। पे, बिल्कुल जी। लेकिन पत्रकारों को जैसे हमारे साथ भी हुआ, मुझे हमेशा शुरू में जब किया था तो एक आपस में हम लोग बात करते थे कुछ लोग कि क्यों रिपोर्टर्स कलेक्टिव ऐसा कैसा बनाना चाह रहे हो आप। तो मुझे था कि ऐसा हो कि अगली पीढ़ी जो हमारे साथ काम करे उसको ये डर ना लगे कि 2 महीने बाद धमकी आ जाएगी या मालिक पीछे हट जाएगा, हम खुद कोर्ट में अकेले खड़े होंगे, या तनख्वाह नहीं मिलेगी, या इज्जत से रहने का मौका नहीं मिलेगा। कि हम एक ये भी मतलब थोड़ा एलीट सर्कल्स में होता है कि आप देश का भला कर रहे हैं तो आप भूखे पेट रहिए। तो मुझे था कि उसमें फिर एलीट ही कर सकते हैं जर्नलिज्म। हमें था कि वो लोग कर सके जिनको सच में ज़रूरत है, पेट की भूख भी ऐसा पत्रकारिता करने के लिए, इसलिए उनको शहर में, बड़े शहर में रहने की तनख्वाह, कंफर्ट, क्या इज्जत से कमाएं, ज़्यादा नहीं कम नहीं, लेकिन खौफ ना हो कि 6 महीने बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि अपना हाल हम देख चुके थे। तो वो कोशिश करी। ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरी तरह सक्सेसफुल हुए, अब मतलब सरकार आपके पीछे आती है तो कुछ तो उसके असर होते हैं, पर जितना करते हैं हम लोग यही ट्राई किया कि खबर पुख्ता हो और जो करे उसको पूरी सपोर्ट मिले कि आज़ादी से, फुर्सत से काम करे। और लास्ट में एक चीज़ आप रेफ़र कर रहे थे कि एक तो इस सरकार का माहौल जो इन्होंने बनाया है, एक तो वो मुसीबत है आजकल पत्रकारिता के। दूसरा हमारे पास माध्यम आया इंटरनेट ना, मैं उस पर आने वाला था कि वो अपना किस्म का एक जानवर है, और उस जानवर पे चढ़ के खबर करने की अपनी एक कॉस्ट है। दूसरा मुझे लगता है वो इंटरनेट के एल्गोरिदम से हमारी खबर, रिपोर्टिंग और ये जो धैर्यपूर्ण काम करने की क्षमता बहुत कम कर दी। एक तो रिसोर्सेज वैसे नहीं है, आपके पास पैसा कम है, आप उसी पैसे से अच्छी पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, लेकिन एक दूसरा माध्यम है जो बोल रहा है कि हर 2 सेकंड में कुछ बोलो ना, नहीं बोलोगे तो तुम्हें दिखाएंगे ही नहीं। तो वो 2 शेरों के बीच में पत्रकारिता फंस गई है और दोनों अलग अलग तरीके से हमें खाते रहते हैं। नहीं, पर ये भी देखें कि अगर रिपोर्टर्स कलेक्टिव है जैसे, या बहुत सारे और नए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मतलब दोनों तरह से बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ ये नॉइज़ और हेट मॉन्गरिंग, फेक न्यूज़ का पूरा बिल्कुल जैसे बिल्कुल रोज एक नई बाढ़ आती है, रोज एक नया एक अवलांच की तरह सब कुछ चल रहा होता है। पर अगर इंटरनेट नहीं होता तो मतलब ये जो सारे जो ऑल्टरनेटिव होते ही तो वो कैसे, आर्टिकल 14 जैसे मैं देखता हूँ, या परी में देखता हूँ पी साईनाथ का, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स बन पाए, क्योंकि लॉजिस्टिकली तो ये शायद तब एक सचमुच एक सेठ चाहिए था वो प्रिंटिंग प्रेस डालने के लिए या टीवी चैनल खड़ा करने के लिए। अब शायद वो उतना लगभग मुफ्त का ही है एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेट पे, अगर आप एक वो प्लेटफॉर्म इटसेल्फ जो है। पर अब सिर्फ तो आप कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं, और कंटेंट अगर एक बार ठीक से स्ट्रीम होने लगे या उसकी प्लेटफॉर्मिंग ठीक से हो जाए, तो जैसे कि आपने कहा कि 5-6 जगह पे चले गए एक साथ, और फिर वो एक नए तरह के इनोवेटिव मॉडल्स खड़े हुए इंटरनेट के कारण, और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी पाए, डिमोक्रेटाइजेशन हुआ। क्योंकि अगर वो आप यहाँ पे किसी जिस अखबार में अगर आप दिल्ली में काम कर रहे थे तो अगर वहाँ छप भी जाते तो एक भाषा के कितने लोग उनमें, उसमें भी ग्रेडियंट में स्ट्रक्चर में कितने लोग ऑडियंस तक पहुँच। अब जो है इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में, देश में कई इलाकों में लोग आपको पढ़ सकते। तो अब ये
वो तो ठीक है कि वो एक प्रॉब्लम है कि जो शोर है, जो क्लटर है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ये जो 2-2 मिनट में आप जो कह रहे हो कि मुझको देखो और कुछ दिखाओ वाली जो बात है, वो तो है। पर साथ में एक कंटेंट क्रिएटर को, जो कि हम सब लोग कंटेंट, मतलब हम लोग रिपोर्टर हैं या जो लोग सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएटर है, उसके लिए कंटेंट की खुद इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, हालांकि ये प्लेटफॉर्म्स एकदम दूध के धुले हैं, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कि नहीं है दूध के धुले, पर ये बात संभावना तो बनी कि वो अपने आप बात आगे बढ़ा सकते हैं, और उसको वो कहीं एक दर्ज तो हो सकती है, वो आग की तरफ फैले भले ना, पर वो दर्ज होती है और कहीं ना कहीं उसका एक असर होता है। तो तो और ये अल्टरनेट जो मीडिया बना, अब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो लोग जिलों पे काम कर रहे हैं, कोई किसानों पे काम कर रहा है, कोई जो है दलित, उस पर हमारे साथी थी मीना कोतवाल, वो काम करती है मूक नायक नाम से। फिर रीजन्स में लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो एक नया इकोसिस्टम खड़ा हुआ, तो उसको आप कैसे देखते हैं, और उसको कैसे मजबूत, उसको क्या किया जा सकता है आगे करने के लिए? आई थिंक वो तो आपसे इत्तेफाक रखूँगा, वो बहुत काम आया। एक तरीके से टेक्नोलॉजी जो भी आती है डेमोक्रेटाइज करती है, स्पेस खोल दी। आपने एकदम सही बोला कि 100 करोड़ नहीं, शायद 50,000 से भी आप कुछ शुरू कर सकते थे। तो बहुत अलग अलग किस्म के लोग, तो मुझे चाहे नॉइज़ लगे, बट कम से कम और सब लोगों की नॉइज़ है, सिर्फ 6 लोगों की नॉइज़ नहीं थी। अगर 6 अखबारी नॉइज़ करते थे तो अब 1000 लोग कर रहे थे, तो वो तो अच्छा है। मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में नॉइज़ अच्छी चीज़ है, कम बुरी चीज़ नहीं है उस सेंस में। लेकिन उसका ही जैसे हर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अगर खबर मैं सोचता हूँ मैं, एक चैलेंज होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे आप बीट करो कि उसके गुलाम ना बन जाए। वो अभी भी मुझे लगता है हिंदुस्तान में हम उस जगह पे पहुँचे नहीं हैं कि हम उसके गुलाम ना बन पाए, कि उसको हम इस्तेमाल करें, वो हमें इस्तेमाल ना करें। तो उसका सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है बुरा असर हुआ वो रिपोर्टिंग पे हुआ, प्योर रिपोर्टिंग पे, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, समय ज़्यादा चाहिए। वो ये एल्गोरिदम्स के बेसिस पे अगर आपको हर महीना, जैसे अगर मैं अपने लिए अगर यूट्यूब शुरू करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसी पे थोड़ी कम से कम तनख्वाह वहाँ से आए 1-2 किताब लिखने के साथ, तो मुझे हर रोज़ कुछ बात करनी पड़ेगी। हर रोज़ मैं बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ नई खबर निकाल के नहीं ला सकता। तो फिर मैं करूँगा क्या कि मैं इधर उधर से जोड़ तोड़ के, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, उसको दोबारा क्यूरेट कर दूंगा। और इंटेलिजेंट क्यूरेशन भी हो सकता है, उसका कॉन्टेक्स्ट देना, संदर्भ देना भी बहुत ज़रूरी है, वो सब भी हो सकता है। लेकिन इस ज़माने में जब सरकार चाहती है कि खबर जो बाहर जाए और इन्फॉर्मेशन जो बाहर जाए वो हमसे क्यूरेटेड हो, तो उसके ऊपर चढ़ के आप कितना कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें, दोनों में से। तो और दूसरा एल्गोरिदम का जो चैलेंज है कि वो पोलराइज करता है। एल्गोरिदम्स के जो मालिक हैं उनका प्रॉफिट तभी होता है जब एल्गोरिदम पे लोग जो आए वो सोसाइटी को ऑल पोलराइज करें, उत्तेजना में रहें। हाँ, तो वरना आप जाएंगे नहीं उन जो भी इन सॉफ्टवेयर के तरीके हैं। तो उसमें चाह के ना चाह के हमारे अंदर से भी वो जानवर जगाए जाते हैं। ठीक है, मैं हो सकता है कोई मेरा मित्र हो जो यूट्यूब पे जिनकी सोच से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो बोलेंगे वो भी पोलराइजिंग होगा, वो भी थोड़ा अग्रेशन होगा। जो कई बार जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ऐसे बात करने वाले मुझे पता नहीं, मैंने जितने देखे उनमें से 2-4 मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हो रही है ऐसे बात। तो क्योंकि एल्गोरिदम, आप कम से कम वो आई बॉल्स नहीं देख रहे हैं रात को जाके, आई एम श्योर आप चेक नहीं करते भाई कितने आई बॉल्स हैं आए, तो अच्छा है, सब चाहते हैं, लेकिन वो आई बॉल्स के लिए अनहद हम पार कर जाएंगे, कोई भी हद है वो नहीं करेंगे। तो ये चैलेंज अभी भी मेरे ख्याल से हम लोग नहीं डील कर पाए हैं। उसमें थोड़ा मुझे लगता है इसमें अभी भी कैपिटल का इशू है, कि बिज़नेस के तौर पे सिर्फ जर्नलिज्म को देखें कि मान लीजिए मेरे को शुरुआत में मेरे पास 10,000 थे, या मेरे पास 10,000 की जगह अगर 50 लाख होते तो मैं 10 लोगों को हायर करता, मैं सबको बोलता कि तुम आराम से 2-2 महीने में एक कहानी लाओ, पर पाइपलाइन बनी रहेगी, हर हफ्ते एक बड़ी कहानी हम ला सकेंगे, लोग देखते रहेंगे हर हफ्ते, तो एल्गोरिदम का भी थोड़ा सेवन हो जाएगा और कुछ हमें उसमें लगातार डोनेशन भी मिल सकेगी। क्योंकि मैंने छोटे अमाउंट से शुरू कर पाया और कोई चारा नहीं था, तो उतने लोग अटेंशन नहीं आ रहे हैं। उतने में मेरे ही साथ का मेरा दोस्त है जो मेरी कहानी लेके यूट्यूब पे अगर बोल दे और थोड़ा सा ज़्यादा रोश में बोल दे, गुस्से में बोल दे, तो मैं दुखी होता था कि अच्छा भी लगता था, पर सच में बोलूँ तो दुखी भी होता था कि यार डोनेशन तो वहाँ चले गए। खबर मेरा रिपोर्टर करके ला रहा था 2 महीने, बेचारा, उसकी शक्ल भी कोई नहीं जानता, जो अच्छा ही है, पर उस बेचारे की तनख्वाह कहाँ से आएगी। तो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा किसी के गलत पर्पस है, लेकिन
इस नए मेथड का जो टेक्नोलॉजी का ये जो चैलेंजेस हैं, हाउ टू फाइंड द बैलेंस ऑफ कि रिसोर्सेज रिपोर्टिंग में भी चाहिए, रिसोर्सेज उनको भी चाहिए जो सोच के उस रिपोर्टिंग को इस्तेमाल करते हैं एक सोच बनाने के लिए सोसाइटी के लिए, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। मुझे लगता है कि अगर एक न्यूज़ रूम, अभी तो पैसे हैं नहीं, किसी भी न्यूज़ रूम चाहे आप स्क्रोल वाया जिनका भी हाल देखें, सबका टोटल सालाना बजट एक बड़े अखबार के संपादक की सैलरी से कम है, इतना मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं देख चुका हूँ। हाँ, तो उतने में ही चल रहे हैं वो, उसके साथ जो कर रहे हैं कमाल है। मैं तो बोलता हूँ उस पैसे के साथ इतना कुछ हो पा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ पुराना अकाउंटेंट हो कि पैसे के हिसाब पे वैल्यू देखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तो अगर उसने एक पैसा डाला और इतना पत्रकारिता पैदा कर दी तो कमाल ही है, क्योंकि वो उसके 100 गुना डाल के कोई नहीं कर पा रहा है। हाँ, लेकिन यही मैं सोचता हूँ अगर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस और इन्हीं लोगों के पास बेस कैपिटल थोड़ा ज़्यादा होता, वो बोलते कि हम एक फुल साइज़ न्यूज़ रूम बनाएंगे जिसको नॉर्मल बिजनेस की तरह 3-4 साल वक्त दिया जाएगा कि आप चलिए, बड़े होइए, इतने लोगों तक पहुँचे कि लोग आप पे विश्वास करें, आपको सब्सक्रिप्शन डोनेशन देना शुरू करें कि आप फिर सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। हुआ क्या है कि पिछले 5-6 साल में थोड़ी सरकार की मार, उनका प्यार, जो भी बोलिए, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा लोगों का डर, इतने रिसोर्सेज शुरुआत में किसी ज़्यादा लोग के पास आए नहीं हैं। आपने कई एग्जांपल दिए, तो इतने छोटे कैपिटल से आप शुरू करते हैं तो अंग्रेजी में, सॉरी अगर मैं बोलूँ, रनवे टाइम बहुत कम है आपके पास जब तक फ्लाइट उड़े, बिल्कुल बिल्कुल, और आधे से ज़्यादा हम उसी में मर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि माहौल खौफ का इतना है, तो जो समझते हैं ये सब चीज़ें और जिनके पास संसाधन भी है कि डोनेट कर सकें या सब्सक्राइब कर सकें, इस मतलब गरीब देश है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं नहीं, जो कर भी सकते हैं वो 1000 हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, वो उतने ही हैं और थोड़े श्रिंकी हो रहे हैं खौफ के मारे। तो हम लोग जो, मैं बोलता हूँ अंग्रेजी में बुटीक ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को नहीं, उसमें भी दिक्कत है। जैसे कि ऑल्ट न्यूज़ साथ ऐसा हुआ था कि जब उन पे कुछ कार्रवाई जब हुई तो उनके बैंक ने सारे डिटेल्स दिए कि किस किस ने डोनेट किया तो हुआ है। चिलिंग इफेक्ट आप तो पैदा उसके कर बाद मतलब मैं किसी को जानता हूँ, एक बिजनेसमैन है कहीं, तो वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि वहाँ डोनेट करो। मतलब ये भी है कि मुझे आपका काम पसंद है, मैं आपको देखता हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी मदद करूँ, पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो कहीं जैसे ही ऑनलाइन कहीं दिखाई वायर्ड होकर दिखेगा तो मेरे उस पर भी एक सवाल लग जाएगा। आपने एकदम मतलब, एक तो ये डोनेशन वाला है, दूसरा जो मतलब इसका खौफ का जो माहौल है कि मेरे करीबी दोस्त पुराने, मतलब पिछले 1-2 साल में ये हुआ कि बोलते थे कि यार दिन दिहाड़े ऑफिस मत आया करो हमारे, बाहर मिल लेंगे, रात को खाने पे मिल लेंगे। तो कई बार हम लोग कहीं जाते थे कि डोनेशन मांगे तो लोग अपनी जेब से उठा के 5,000 दे देंगे कि यार बाकी मुश्किल है। तो वो एक माहौल जो बना है वो तो सच में मतलब एक पर्सनल लेवल पे सबको परेशान करता है, आपकी दोस्तियाँ, रिश्ते सब स्ट्रेस हो जाते हैं। आप परिवार आपका सोचा है कि कर क्यों रहे हो, क्या जुनून है कोई, अगर आप लॉजिक दें कि क्यों कर रहा हूँ, कि इससे मैं इज़्ज़त से तनख्वाह कमाना चाहता हूँ, तो किसी कोई लॉजिक मैं भी नहीं अपने आप को बना सकता। तो आसपास के लोग, आपके परिवार के जो आपको प्यार करते हैं, उन सब का एक ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं इसमें। और यही चीज़ें काम करती हैं कि पत्रकारिता को हल्के हल्के किल करती हैं। यंग पत्रकार है, सोचेगा कि आया है कहीं छोटे का शहर से या गांव से आया, नौकरी करने भी आया, उसको अपनी ज़िंदगी भी चलानी है, वो सोचेगा कि 6 महीने किया और उसके बाद पता नहीं ना तनख्वाह मिल रही है, ऊपर से पुलिस आ गई या कुछ नोटिस आ गया, तो कैसे झेलेंगे। तो जो संपन्न है वो 1-2 साल करते हैं फिर बाहर निकल लेते हैं। जो गरीब तबके से हैं या एक्चुअल मिडिल क्लास तबके से हैं, उनको डर लगता है इस एरिया में घुसने से कि यार कैसे झेलेंगे ये। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि जो इतने सारे पत्रकारिता के स्कूल्स और विश्वविद्यालय हैं और इतने सारे बच्चे जो हैं वो मीडिया में आना चाहते हैं और अभी वो 12वीं या ग्रेजुएट हैं और उनसे बोलो कि क्या करना है पत्रकारिता में, तो मीडिया पढ़ना है, जर्नलिज्म पढ़ना है, तो वो और उनको जो पढ़ाने वाले लोग हैं वहाँ पे विश्वविद्यालय की जो अपना हिसाब किताब चल रहा है, फिर वो देखेंगे कि अच्छा बड़े बैनर्स कौन से हैं जहाँ पे उनको प्लेसमेंट मिलेगा। तो जब वो प्लेसमेंट देखेंगे तो फिर लगेगा कि अच्छा तो वहाँ पे तो जर्नलिज्म की उस तरह ज़रूरत नहीं जो कि उनको पढ़ाया गया या जो उन्होंने पढ़ा या उनकी समझ जैसी रही थी। हालांकि मुझे वो भी पता नहीं कि अब के जो बच्चे वहाँ पे आते हैं भी नहीं अब तो। हाँ, मतलब इस तरह का क्यों फालतू मेहनत करना जिसमें कोई जो बात काम ही नहीं आने वाली, उसके लिए क्यों बात करना ज़्यादा।
तो फिर ठीक है, अपनी रील वील बनाओ और अपना ये सब पूरा कर लो। और फिर और वो ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी मैं कल वो कैरोल कार्डवर की वो टेड स्पीच देख रहा था, जिसमें वो कह रही थी कि उसने चैट जीपीटी को कहा कि मतलब मैं नितिन सेठी से कहूँ नितिन सेठी जैसा एक पीस लिख के दे दो इस पे। तो नीतीश त्यागी चैट जीपीटी पे जाता है और कहता है कि नितिन सेठी जैसा एक इन्वेस्टिगेटिव पीस लिख के इस पे दे दो, बना देता है। वो फिर नितिन सेठी कुछ नहीं कर सकता उसका। मतलब ये इतना खतरनाक है जो है। तो अब वो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि वो जो एक नव साक्षरता है पत्रकारिता के स्कूलों की, और हम जिस तरह की दुनिया में जा रहे हैं। फिर वो कहती है कि गार्डियन ने जब से ऑब्जर्वर बेचा तो उन्होंने एक 100 के आसपास जर्नलिस्टों को निकाला और चैट जीपीटी से डील कर ली कि तुम हमारी स्टोरीज तुम बना दिया करना। तो दिल्ली में भी ये हो रहा है, हाँ, मतलब इंडिया में दिल्ली भी हो रहा है, बड़े मुझे अखबारों पता ने है। शुरू किया है। और उसका 2 किस्म से मुझे असर दिखते हैं जो अच्छे नहीं हैं। एक तो जो आप बोल रहे हैं कि पत्रकारिता कहाँ बची इसमें। दूसरा, और मैं देखता हूँ बहुत, मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो जाते हैं इस जर्नलिज्म करने आ जाते हैं, कुछ शौक से कुछ गलती से, वो 1-2 साल में, अंग्रेज़ी में आजकल वो शब्द है बर्न आउट हो जाते हैं। मतलब एकदम समझ नहीं आता उनको कि हम कर क्या रहे हैं, ना पत्रकारिता हो रही है, ना तनख्वाह मिल रही है, और संपादक आधे टाइम गाली दे रहा है कि खबर कर क्यों दी। ये नहीं कर गाली मिल रही कि खबर छूट गई, पर अब हाँ, मतलब लॉजिक कॉमन सेंस सबको बाहर रखकर हाँ, आओ और फिर और उसके बाद अपना, आपको ऐसा भी नहीं है कि आपने ईमान बेचा तो अच्छा पैसा मिला, वो भी नहीं हो रहा है। तो मतलब हमारे एक मेरे संगीत के गुरु तो ये बोलते थे कि यार कम से कम विद्या माता को बेचो तो लक्ष्मी माता घर आए, यहाँ तो दोनों माँ ही चली गई तुम्हारी। तो बच्चे करें क्या? एक तो वो है। दूसरा, इस माहौल में जो कर भी रहे हैं, जो टिक गए किसी वजह से, जुनून से या रिसोर्सेज हैं, उनका मैं देखता हूँ कि पिछले 8-10 साल में जो थोड़े अंग्रेज़ी भाषाओं में अपने अच्छे हैं, तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, आप दिल्ली में नहीं टिक पा रहे हैं, यहाँ मुश्किल है, तो अच्छी भाषा के कारण आप कहानियाँ तो फिर भी लिख पा रहे हैं, तो आप जगह जगह देश में घूमते हैं और मुश्किलें जो हैं लोगों की वो आप अपनी अच्छी सी भाषा में, सुख भाषा में लिख के बाहर दिखाते हैं। लेकिन पत्रकारिता का जो एक हिस्सा था कि आप जो सबसे पावरफुल लोग हैं उनसे सवाल उठा सके। ठीक है, आपने एक तो देखा कि 4 दलित की ज़िंदगी तबाह हुई किसी, अब लास्ट माइल तक तो गए पर फर्स्ट माइल वाले को चैलेंज फर्स्ट नहीं माइल किया। को आप, क्योंकि ना हिम्मत है, ना कुव्वत है, ना कोई पैसा दे रहा है आपको करने का, और डांटी पड़ रही है उल्टा कर डाले। तो वो एक जनरेशनल एबिलिटी कि सरकार करती क्या है, कैसे करती है। मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं शुरुआत हमेशा यही करता हूँ कि जब सरकार का कोई भी महकमे में मंत्री या संतरी फाइल बनाता है कि यार ये चोरी करेंगे, तो फाइल में ये तो नहीं लिखता कि मैं चोरी करूँगा, कुछ लिखता है ना। तो वो जब तक आप वो नहीं समझेंगे, सरकार का तंत्र नहीं समझेंगे, तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब वो हमारी एबिलिटी वो तंत्र को समझने की ख़त्म हो गई है, इसलिए पकड़ने की ख़त्म हो गई है। और अमूमन जो भी सत्ता में होता है, मुझे लगता है उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहानियाँ बताते रहें कि कितनी मुश्किल है, जब तक ये ना बताएं कि मुश्किल किसने करवा दी। जैसे ही वो उठ गया कि किसका नाम आया, कि किसकी स्कीम थी और कौन खा गया, तब मुश्किल शुरू होती है। कि देश में, मैं पर्यावरण पे बहुत लिखता था कि हाँ, देश के जंगल कट गए, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी कट रहे हैं और सारे सब लोग बैठ के उस पर रोते भी हैं। पर आप बोल दें कि इस कंपनी के लिए इस नेता ने इलीगली कटवा दिए, तब मुश्किल होती है। वो हमारी एबिलिटी पिछले 8-10 साल में एकदम ख़त्म हो गई है नई जनरेशन में। और बच्चों की गलती नहीं है जो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जगह नहीं बची जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही हो, खबरें खबरें लीक भी नहीं होती हैं। हाँ। और आई थिंक ये जो पूरा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे सरकार ने एकदम अपने आप को ट्रांसलूसेंट कर लिया कि हम कहीं, आप हमको देख नहीं सकते, बिल्कुल ब्लॉक है कि आप लोगों से सवाल नहीं कर सकते। उनको जब अपनी मर्जी होगी तब उनको जब वो बात करनी होगी तो कर लेंगे, पर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। मतलब अभी तक देश को पता ही नहीं कि पेगासस लगाया था, तो किसने लगाया था वो। और ये मैं एक थोड़ा इत्तेफाक रखूँ, ऐसा है कि आज भी हम जब करते हैं, सरकार के अंदर और पावरफुल महकमों में, जगहों में लोग हैं जो बताना चाहते हैं, लेकिन वो ढूंढते हैं कि कौन बताएगा बाहर। नहीं, वो जो मैं डोनेशन वाली, तो इसमें सब लोग फंस, देखिए जिसके पास खबर है वो, जो उस पर कंट्रीब्यूट कर सकता है वो जो खबर दे सकता है वो सब
दरअसल एक तरह के एक एंग्शियस डरे हाँ। हुए से स्पेस में कि यार मतलब हम पकड़े नहीं जाएंगे, पर इसमें ना ऐसा ये नहीं होना मैं चाहिए। आज तक 5 साढ़े 5 साल हो गए रिपोर्टर्स कलेक्टिव को। मैं बोलूँ करीबन 70% खबरें जो हम करी हैं, रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स की हैं, वो सब किसी ने अंदर से बताया हमें कि ये हो रहा है, तुम देखो। कभी कभार मदद भी करी कि कहाँ देखो, कैसे देखो। बिल्कुल। लोग हैं, और वो मेरे मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, देश इतना बड़ा है, इतने लोग हैं हमारे, कि कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है कोई बिल्कुल। जिसमें यहाँ थोड़ी रीढ़ की हड्डी है, या वो परेशान है, या वो अपने में बोल चुका है कि यार इस हद से आगे मुझे नहीं जाना, तो बिल्कुल। इसलिए वो बता रहा है। पर हमेशा मैंने विसल ब्लोअर अंग्रेजी में बोलते हैं इनको, तो वो हमेशा देख रहे होते हैं कि तुम्हारे में रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, तुम खड़े होगे कि नहीं। वो बिल्कुल, वो यकीन वगैरह तो उनको भी चाहिए। और पर जैसे कि ये अभी मैं इसमें ही वो कह रही है, मतलब मैं भी कल परसों रात को ही देखा मैंने, तो मैं काफ़ी तब से मैं दिमाग मेरा घुमा हुआ है कैरोल कैलवेटा का जो टेड स्पीच है, जो दूसरी वाली, पहले उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका एक्सपोज किया था, वो भी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थी आपकी तरह। तो वो कह रही है कि ये जो डेटा जो एक्सेस कर रहा है एलॉन मस्क, उसमें से सरकारी डेटा में जो है, तो वो सारे विसल ब्लोअर्स को भी जाने वाले हैं। तो अगर विसल ब्लोअर को पता है, क्योंकि सारी बड़ी खबरें दरअसल वो एक गुमनाम व्यक्ति से आती जो विसल ब्लोअर होता है कहीं ना कहीं, और वो जब उसकी भी अगर उसको ये बात तसल्ली नहीं रहेगी कि वो सेफ है, हाँ, कि सेफ है, बिल्कुल। तो फिर वो क्या, तो फिर इसका क्या होगा? फिर जो हम लोग जिसको हम रिपोर्टिंग या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को के बारे में बात करते हैं, तो ये जो जितने कंपोनेंट्स हैं ना, मतलब राइट फ्रॉम द सोर्स टू सपोर्ट टू प्लेटफॉर्म, सबके, हाँ। सब श्रिंक होते जा रहे हैं एकदम तेजी के साथ। तो मतलब आई नो बहुत ऐसे हम लोग डिप्रेसिंग साउंड कर रहे हैं कि शायद बहुत बुरा नहीं, है, मैं नहीं करता, मुझे लगता है कि पर मुझे लगता है ठीक है, मतलब ऐसी सत्ता में ऐसा ना होगा तो क्या होगा। मैं अभी याद कर रहा था, मणिपुर में हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो किडनैप हो गए, यमन दाबा करके है, तो खुदा का वो जल्दी वापस आ गए, उसी दिन छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, तो वापस आ गए। तो टीवी वाले सारे पत्रकार उनके घर पहुंचे, उनकी पत्नी वहाँ थी, तो उनकी पत्नी का इंटरव्यू कर रहे थे कि कैसा लगा, क्या हुआ, ठीक ठाक। तो उनकी पत्नी नाराज़ हो गई अपने पति पे, मैं तो बोला था इसे ऐसा करेगा तो यही होगा कि इस माहौल में, इस किस्म की सरकार में तो ये होना है ही। मतलब हम लोग ये आपस में हंसते हैं कि यार इस किस्म का रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसा जर्नलिज्म करोगे तो ये सब तो होगा ही। अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए, बट मान के चलना चाहिए कि इस किस्म की अथॉरिटेरियन सरकारें यही करती हैं। अब उसमें जितनी कुव्वत है जब तक है करिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई बिजनेस लॉजिक है, कल भी कोई उठ के पूछे कि क्यों रिपोर्टर्स कलेक्टिव कैसे मुनाफा कमाएगा, नहीं कमाएगा। आई एम वेरी क्लियर कि छोटी सी संस्था रहेगी, ऐसे ही चलेगी, इतनी ही चलेगी, लड़ मर के ही चलेंगे। लेकिन जब तक हिम्मत है, जब तक लगता है कि हाँ परिवार साथ दे रहा है, लोग आसपास थोड़े लोग खड़े हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 खड़े हैं, 3 खड़े हैं, जिसको करेगा कर लेंगे। मेरे ख्याल से अभी भी देश में पुरानी नींव है इतनी, और लोगों की इतनी गुस्सा है या ज़रूरत है कि जर्नलिज्म मरेगा नहीं। मुश्किल बहुत हो जाता है और पहले जैसा नहीं बचा। पर मैं ये भी देखता हूँ कि नीतीश 2014 से पहले भी, मैं 2000 में जर्नलिज्म ज्वाइन किया था, मुश्किल तो तब भी होती थी। ऐसा नहीं है कि धमकियाँ नहीं आती थी, फ़ोन नहीं आते थे, इतना बुरा हाल नहीं था बाय फार। ऐसा नहीं था कि हर रोज़ सुबह शाम ही लगे हुए हैं। रिश्ते ख़राब भी होते थे, अच्छे भी होते थे, धमकियाँ भी आ जाती थी, चल भी जाता था, नौकरी चली भी जाती थी, दूसरी मिल भी जाती थी। अब मुश्किल है कि नौकरी जाती है तो दोबारा नहीं मिलती है। लेकिन इसी टाइम पे तो ऐसे जर्नलिज्म की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। तो आई थिंक हम थक गए, मान लीजिए मेरे हो गए, अब मैं 50 की उम्र का हो गया, हो सकता है मैं थक जाऊं कि यार कर लिया जितना कर सकते थे। आई एम क्वाइट क्लियर कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, हमारे कंधों पे चढ़ के हमसे ज़्यादा कोई करने वाले आ जाएंगे, वो भी मुझे पूरा विश्वास है। सॉरी अगर इसको मैं बंद कर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के बारे में बताइए कि इस बीच जो कौन से सबसे बढ़िया 5 सालों में स्टोरीज आपने की, उनके बारे में अगर आप बताएं। ये मुश्किल है क्योंकि सब अपने ही बच्चे हैं, सबसे प्यार होता है। हाँ, जाए तो। 2-4 किस्म की खबरें अलग अलग किस्म की थी, इसलिए मुझे उनसे बहुत लगा कि हमने कुछ ऐसा किया जो उस टाइम पे शायद
उतने कम संसाधन के साथ नहीं लोग कर पा रहे थे। और वो चीज़ें इसलिए हो पाई क्योंकि लोग साथ जुड़ गए। तो एक मुझे वो कहानियों में बहुत प्यार आता है जिसमें लोग साथ जुड़ के करवा दें, आपके पास पैसा ना भी हो तो एक कोविड के दौरान हमने किया। उस टाइम कोविड का दूसरा चरण था और खबरें तो हर जगह से आ रही थी कि जितना सरकार बोल रही है उससे बहुत ज़्यादा लोग गए हैं, सरकार कहीं भी मानने को तैयार नहीं थी। तो और फिर कुछ पत्रकारों ने कुछ कागज़ निकाले जहाँ डेटा निकलने लगा कि हाँ एक्चुअली तो ज़्यादा है। तो वो देख रहे थे और मेरे अपने रिश्तेदार अलग अलग जगह पे हैं। मेरा कुछ परिवार अरुणाचल में, कुछ मणिपुर में, कुछ उत्तराखंड, कुछ तेलंगाना में, सब जगह से खबरें सुन रहे थे। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार लोग नंबर तो नहीं है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 30,000 हैं कि 20,000 हैं, क्योंकि मेरे लिए जो एक मेरा गया वो बहुत बड़ी है। तो मन था कि कैसे बताएं कौन गया। तो बातचीत करते करते हमने कहा कि ये जो आंकड़े बाहर आ भी रहे हैं, चोरी से भी निकाल के पत्रकार ला रहे हैं, ये भी पूरे नहीं है, क्योंकि जिस तरह रजिस्ट्री हमारी बनती है डेथ रजिस्ट्री, वो 2 साल बाद पूरे नंबर आंकड़े स्टेट लेवल पे जमा होते हैं। तो वो नंबर भी किसी ने बोला कि यार ये भी पूरा नहीं है जो आप बोल भी रहे हो। ठीक है सरकार 4 बोल रही है, आप 500 बोल रहे हो, 500 से ज़्यादा 2,000 है शायद। पर तो हमने कहा कैसे करें इसको। तो किसी से हम बात करें तो उसने कहा कि आप जाइए म्यूनिसपैलिटी से डेथ रजिस्टर उठा लीजिए, क्योंकि म्यूनिसपैलिटी में इमीडिएटली आदमी जाके चाहे जो भी हो रहा हो रजिस्टर कर देता है, ज़मीन जायदाद रिश्तों के चक्कर में वहाँ डेथ इमीडिएटली रजिस्टर हो जाती है। तो एज लॉन्ग एज आप गाँव में या म्यूनिसपैलिटी पे जाके ओरिजिनल डेथ रजिस्टर उठा सकते हैं, वहाँ से आपको आंकड़े मिल जाएंगे। तो हमने अपने आप को देखा, शुरू में तो हम लोग डर गए कि 4 ही 5 लोग यार कैसे होगा ये सब, वो इतना बड़ा देश। तो नैरो डाउन किया, हमें गुजरात में लोग मिले, बोले कि एक बोले कि यार मैं एक म्यूनिसपैलिटी का रजिस्टर मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो उनने RTI डाला और वो रजिस्टर की पूरी कॉपी उठा लाए। वो गुजराती में था और नाम दर्ज थे, नाम पता गांव सब कुछ। हमने कहा इसको अंग्रेज़ी में, उन्होंने एक्सेल में खुद ट्रांसलेट किया और दिखाया। और उस जगह में उस टाइम तक शायद सरकार बोल रही थी 4 थी, 900 मृत्यु हो चुकी थी। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि क्या सारी म्यूनिसपैलिटीज़ में हो सकता है गुजरात की? उन्होंने कहा हाँ मैं वॉलंटियर से करवा दूँगा, क्योंकि गुस्सा इतना है लड़के जाएंगे खुद निकालने। तो 100-150 वॉलंटियर्स लगे, हमने सारी म्यूनिसपैलिटी के फिज़िकल रिकॉर्ड फोटोस्टैट से बाहर निकाल दिए। अब अगर पैसे के बलबूते पे होता जो कभी नहीं हो सकता था, वो काम निकाला, रजिस्ट्री में बनाया। फिर हमने एक और तरीका किया, अच्छा हम बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं, हम कौन, रिपोर्टर्स कलेक्टिव कोने में बैठा हुआ है, सरकार इतना ड्रामा करती है। उसके बाद तो हमने वो डेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भेजा, वहाँ के एपिडेमोलॉजिस्ट को बोला कि ये ऑथेंटिकेटेड डेटा हम दिखा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, इसके बेसिस पे आप कंक्लूड करिए क्या हुआ है और आप वैलिडेट करिए। तो उन्होंने पीयर रिव्यूड जर्नल में छाप के वो डेटा प्रूव किया कि ये सच है। और ये सब हम लोग ने 70,000 रुपये में कर पाए, सिर्फ इसलिए कि लोग साथ जुड़ गए थे। तो एक उस किस्म की कहानियों में हमको लगता है रिपोर्टर्स कलेक्टिव कर पाता है, क्योंकि एक कलेक्टिव का सेंस है कि आप अकेले नहीं कर सकते। आपको कभी एक वकील चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, अलग अलग किस्म के लोग चाहिए जो आपके साथ चलें। कभी शायद एक आर्टिस्ट चाहिए। बिल्कुल। कई बार हम स्टैंड अप कॉमेडियंस को बोलते हैं हमारी कहानी बता दो यार, हमें नहीं पड़ता तो शायद तुम्हें ही सुन ले, है ना। कुछ स्टोरीज़ हैं जो परसिस्टेंस के लिए मुझे बहुत प्यार है कि हमारे रिपोर्टर शुरू हुए, उनको कुछ समझ नहीं थी उस सब्जेक्ट की, लेकिन जब तक वो उसके पार निकले, इतना कुछ उसमें निकाल दिया कि लोग अब देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा था। जैसे कोल पे बहुत हमने काम किया कि कोल का 2014 में बहुत हल्ला हुआ था, कैंसिल हो गए सारे कोल ब्लॉक्स कि पिछली सरकार पे था कि। तो नई सरकार ने बहुत ड्रामा किया कि हमने अब एकदम साफ तरीके से बांटना शुरू कर दिया, आवंटन नहीं होगा, ऑक्शन होगा, 3 लाख करोड़ आ जाएंगे। शुरू में बहुत किया, वो सुनने में ही अचरज भरा लग रहा था, मतलब जानते थे सब्जेक्ट थोड़ा। तो हमारे एक यंग रिपोर्टर वो लग के, मैंने कहा आप आराम से करो, 6 महीने लगाओ, समझो क्या हो रहा है, कागज़ निकालो, बातें करो लोगों से। तो उसने काम शुरू किया और करीबन 2 साल तक लगातार वो करता रहा। तो हर 2-3 महीने 4 महीने में एक खबर वो और निकाल लाता था उस पर, दिखाते हुए कि वो सब जो पिछली सरकार में हो रहा था, अगर उसको इलीगल बोलते थे, वो सारा ये सरकार कर रही थी, सिर्फ उसको एक लॉ का जामा पहना दिया था। वो सारा डिस्क्रिशन पे ही चल रहा था, जिसको देना था दे रहे थे, जिस पैसे पे देना था दे रहे थे, जो बोल रहे थे झूठ था। वो पूरा सिस्टम हमने दिखाया कि विच बिकेम अ टेम्पलेट। वी वर रियलाइजिंग कि बहुत चीज़ें ये सरकार करती है जो खामियां पिछली सरकारों में भी थी, सिर्फ उसको एक लॉ का जामा पहना देती है। और उसको जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका था, बिल्कुल इमोरल है कि आप कॉरपोरेट से अंधाधुन पैसा लें बिना किसी को बताएं कितना लें, लेकिन अगर आप उसको लॉ का कवर दे दें तो वो उसकी इमोरलिटी तो खत्म नहीं, इलीगल है।
जब तक सुप्रीम कोर्ट ना बोले। तो वो टेम्पलेट हमने फिर कई चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू किया कि अच्छा ये कर क्या रहे हैं, ये अंग्रेजी में इसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं कि आपने रूल तोड़ा नहीं, रूल मोड़ ही दिया कि किस किस सरकार ने किस किस कंपनी मतलब के लिए, उसमें सारे मतलब प्रावधान और प्रक्रिया तो वही रहेगी, पर हाँ, वो चुने ऐसी बन चुने जाएगी हुए लोगों को ही हाँ, फायदा होगा। मेरे दोस्तों को ही फायदा होगा। तो वो अक्रॉस सेक्टर्स हम लोग देखने लग गए और वो स्केल पे हम कर पाए। तो चाहे वो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड हो, चाहे वो फार्म लॉज किसने बनवाए, चाहे वो कोल सेक्टर हो, वो अक्रॉस सेक्टर जो एक हवा बना हुआ था कि ये सरकार बड़ी साफ़ है, तो जो हम दिखा पाए ओवरऑल कि साफ़ नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है, कि करप्शन सेंट्रलाइज हो गया है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जो कंपनीज़ को पसंद है और उसको हम प्रूफ के साथ बार बार दिखा सके। दूसरा कुछ चीज़ें हमने करी जो मुझे अभी भी लगता है कि बहुत वैल्यू की थी, जो परेशान करा सरकार को, ऐसा लगता है ज़्यादा परेशान करा। हमें नहीं लगता था कि इतनी बड़ी चीज़ें पर सरकार को किया, कि जैसे मणिपुर का जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा तो शुरू में बहुत ब्लैक एंड वाइट अंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर देश में थी कि वहाँ क्या हो रहा है। कुछ एकदम राइट विंग को समझ आता था कि हाँ हमारे हिंदू क्रिश्चियन की एक डिबेट बन गई थी। तो हमारे एक पत्रकारिता अंगना पत्रकार है, उसको हमने भेजा, हमने कहा तुम जाके 6 महीने बैठ जाओ चुपचाप, कुछ मत करो, तुम ज़्यादा समय वहाँ नहीं बिताए, समझ नहीं आएगा इस वक्त में, क्योंकि गोलियाँ चल रही है, लोग कितने रोष में हैं। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको ढूंढने, कागजात ढूंढने कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। सिर्फ ये नहीं कि उसने बोला इसने मारा, इसने बोला उसने मारा, वो तो ठीक है हो गया। वो 6 महीने वहाँ बैठी रही, उसके बाद वो वहाँ से कागजात निकाल के रही, जहाँ सरकार के अपने कागज़ बता रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। और कोई भी साइड खुश नहीं थी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट के जितने फैक्शंस थे सब लोग ने हमको गाली दी, सब ने बोला कि गलत है सही है, बट वो काम इतना हिम्मत से किया था उस लड़की ने, इतना कमाल का था कि वो आज तक आई थिंक नॉर्मल टाइम्स में जब हिंदुस्तान में एविडेंस निकालना इतना मुश्किल है, वो उस माहौल के बीच में जाकर रिकॉर्ड्स निकाल के ला पाई। उसने लिटरली 5000 FIRs निकाली कि FIRs हैं क्या। उसने असम राइफल्स के इंटरनल रिपोर्ट निकाले कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोलते हैं। तो कागजात पे बोलना, ये नहीं कि अच्छा इस ग्रुप ने उसको बोल दिया, उस ग्रुप हाँ, ने मतलब एक सूचना, हाँ, जानकारी, वो भी बयान के ज़रूरी है, बियॉन्ड हाँ। जाके नहीं, पर ये तो खैर एक तरह का वो तो सब तरफ फैला हुआ है, हम उस युग में रह रहे हैं, पर उसका हम करें क्या और उसमें से कौन सी बात काम की है, तो ये निकाल पाना। स्टोरीज तो मुझे लगता है कि ठीक है बहुत किया। दूसरा मुझे लगता है कि जिसमें थोड़ा मैं एरोगेंस की तरफ जाए या होता है हम सब में थोड़ा थोड़ा हाँ, कि किस चीज़ पे आप खुश, मैं गैरत कहता हूँ, हाँ, मैं कि उसको किस arrogance चीज़ नहीं में कहता। खुशी लगती है कि एक पूरी नई पीढ़ी ऑफ जर्नलिस्ट को हम लोग ये सिखा सके कि कैसे करना है। जितने लोग हैं सब 35 की उम्र के नीचे हैं, जो आए थे तो शायद अब वो जो काम कर रहे हैं उनकी उम्र में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कर सकूँगा। हमसे टैलेंटेड ज़्यादा थे, शायद एनर्जाइज ज़्यादा थे, लेकिन उनको वो जगह दे सके कि बैठ के तुम धैर्य से करो और पुख्ता तरीके से करो। दूसरा कि हमने हमेशा लीगल सपोर्ट रखी कि हर किस्म का फैक्ट चेक करेंगे, कोई जल्दी में नहीं भागेंगे, कंजर्वेटिव रहेंगे, जिससे इज्जत बने, ना ये साइड ना वो साइड, सिर्फ जो पढ़े बोले कि हाँ इसको। तो मुझे याद है कि कभी कुछ टीवी डिबेट वगैरह छिड़ गई थी एक स्टोरी पे, तो बीजेपी की कोई प्रवक्ता थी, वो कुछ बोल रही थी, तो मैं उनको इतना काम पे मुझे अपने कोलीग्स के विश्वास था कि मैं उनको बोल सका कि आपको आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने बताया नहीं, आपको ब्रीफिंग नहीं दी है कि क्या बोलने आना है, क्योंकि उन्होंने भी अभी पढ़े नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके 4 आर्ग्यूमेंट क्या हो सकते हैं। तो बहुत गुस्सा है कि तुम पेट्रनाइज कर रहे हो। मैंने कहा हाँ थोड़ी हिम्मत है, मतलब ये एरोगेंस मैं मान सकता हूँ कि इस वक्त पे भी मैं खड़े होकर आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वही सोच के तो हम लोग स्टोरी करने निकलते हैं कि अच्छा ये कल को ये जब खंडन करेगा तो आपके पास क्या होगा कहने के लिए, कल को मैंने कहा कोई कि कोर्ट मैं जाएगा इतना भी तो। जानता हूँ कि आपके जो सीनियर हैं वो भी मुझे 2 बार मैसेज कर चुके हैं कि बताओ स्टोरी क्या है तुम्हारी क्योंकि उनको भेजना है आपको। तो वो एक स्टेबिलिटी ऑफ वर्क कि हाँ 4-5 साल ही रहे, लेकिन इस किस्म का काम बना सके हैं कि उसकी अपनी एक रिस्पेक्टेबिलिटी, कि कल मैं ना हूँ कोई और भी करे। एक मेथड हमने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म सस्ते अमाउंट पे कैसे करना है। दूसरा कि हम लोग जितना भी कमाते हैं करीबन 80 से 85% पैसा पत्रकारों को जाता है। हमने एक तरीका ढूंढा कि दफ्तर, कुर्सी, लैपटॉप इस सब पे खर्चा नहीं करना है, कि पैसा कम है, सबसे ज़्यादा आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लोग हैं। बिल्कुल, अगर आप उनको थोड़ा अच्छा पैसा दे दें
थोड़ा ड्रामा अपनी ज़िंदगी का कम करें, अच्छे दफ्तर में ना बैठें, कुर्सी थोड़ी हिलती डुलती हो। तो वो हमने एक फॉर्मूला रखा कि ठीक है, इससे ज़्यादा पैसा हम और चीज़ों में खर्च नहीं करेंगे। 15% से ज़्यादा जितना बाकी खर्चा है कम रखो, पत्रकारों को ज़्यादा पैसा दो। हम 5 साल पुराने हैं, हमारी सबसे ज़्यादा तनख्वाह मेरे ख्याल से जो है करीबन 1.5 लाख रुपया है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे ज़्यादा गर्व होता है। कहानियाँ तो कर ही देते हैं, मतलब हो ही जाती है सबके बीच में, कि हमने एक फेलोशिप शुरू करी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, 1 लाख रुपया। अब अपने ही दोस्त और परिवार में बोले कि यार अपने तो तुम्हारी चल नहीं रही, तुम 1 लाख रुपए देने की दादागिरी किस बात की दिखा रहे हो। तो मैंने कहा कि यार जितना भी है इससे कम दे के कैसे किसी को बोलोगे अच्छा काम कर लो। 4 महीना आप किसी को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने को बोलो, उसके बाद बोलो कि 20,000 रुपये ले ले यार, तो क्यों करेगा और क्या करेगा। तो मतलब आज भी इस देश में सबसे बड़ा अवार्ड जो है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे हैं इंस्टीट्यूशंस, जर्नलिज्म का सबसे बड़ा अवार्ड सिर्फ 2 लाख रुपए देता है आपको। तो मैं थोड़ा उन पे भी हंसना चाह रहा था कि यार आप लाखों करोड़ हज़ारों और करोड़ वो भी का जो धंधे है चलाते हो। मूर्धन है जो, हाँ, अगर आपको एक कलेक्टिव बनाना है, अगर आप बोल रहे हो कि एक समूह होना चाहिए इस किस्म के पत्रकारों का, संस्था बचे ना बचे पर ऐसे पत्रकार बचे, तो ये थोड़ी हिम्मत दिखाना ज़रूरी है कि हाँ हम सेलिब्रेट करेंगे अच्छा पत्रकारिता। और 1 लाख रुपए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है एक्चुअली इस देश में, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 21वीं दशक में जहाँ पे एडिटर की तनख्वाह 20 लाख 30 लाख रुपए महीना है, आप बोलें कि अच्छे पत्रकार को हिम्मत लेके अपनी जान जोखिम में डालने का 20,000 रुपये दे रहा हूँ, बेस्ट अवार्ड ऑफ द कंट्री, तो कैसे होगा। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। हाँ, तो वो मुझे लगता है कई चीज़ें जो हैं, अगेन वापस अकाउंटेंट हूँ, बेस इकोनॉमिक्स पे चलानी चाहिए। ठीक है, एथिक्स अच्छे हैं, ज़रूरी है ये सब हो, लेकिन आप अलग अलग समुदाय, जो पिछड़े समुदाय से लोग हैं वो काम करना चाह रहे हैं, उनको अगर आप तनख्वाहें नहीं देंगे ठीक से, हो सकता है मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ मैं अपना लैपटॉप ले सकता हूँ, दूसरा नहीं ले सकता। बिल्कुल। पर उसकी कुवत मेरे से ज़्यादा ही होगी, शायद भूख तो होगी कम से कम। अगर उसको मैं उतना प्रोविज़न ना दूँ तो एक किस्म की पत्रकारिता भी मर जाएगी, क्योंकि वो अलग अलग तबके के लोग, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ एक तरीके से, मेरी पत्नी वहाँ से, मैं भी अडॉप्टेड हूँ, तो हर जगह के लोग की भूख अलग होती है पत्रकारिता करने, क्यों करना चाहते हैं, गुस्सा अलग किस्म का है। अगर आप उनको जगह नहीं देंगे तो एक किस्म की पत्रकारिता भी खोखली हो जाएगी। मतलब लोग बातचीत में भी नुमाइंदगी ढूंढ रहे हैं कि हम हमारी हाँ। बात हमारी भी सुनो और हमको भी गिनो कि हम हाँ। भी हैं यहाँ पे। और उसमें क्योंकि जब एक ही तरह के लोग सबकी कहानियाँ बोलने लगते हैं तो फिर वो दिक्कत होती है सबसे। तो वो डाइवर्सिटी सिर्फ नॉट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी कि हाँ एक टिक लगा दिया कि हमारे यहाँ एक दलित काम करते हैं, एक ट्राइबल काम करते हैं। मैं भी अब हंसता हूँ कि नाम पंजाबी है, पत्नी वहाँ से, मैं भी परवरिश अरुणाचल की होगी तो खिचड़ी हो गया। सिर्फ टिक के लिए नहीं, बट इसलिए कि जर्नलिज्म में सच में फ़र्क पड़ता है कौन लिख रहा है। बिल्कुल। और वो मिक्स लाने के लिए आप सिर्फ कहने से नहीं हो सकता कि मैं ले आऊँ 2 पत्रकारों को, एक जिसको मौका ही नहीं मिला और एक जो 10 साल से ये ट्रेनिंग में चल रहा है मेरे साथ, और दोनों को बोलूँ कि हर महीने एक स्टोरी निकालो, तो ऑब्वियसली दूसरा नहीं निकाल पाएगा जब तक मैं उसे बोलूँ कि यार तुम 3 महीने लो। पर जब वो निकालेगा तो हाँ, ज़्यादा उसको लगना चाहिए कि और वो ज़्यादा ऑथेंटिक लेकर हाँ, आएगा, क्योंकि उसको वो उन चीज़ों को वहाँ से देख पा रहा है जिसको कि ज़मीन हमने समझ देख सकते। है, वो बिल्कुल। उसका अपना बैकयार्ड है जिसपे वो कहानी लिख रहा है। बिल्कुल। दूसरा बाहर से, जैसे मणिपुर में भी हम लोग थे, बाहर से लोग जाते, दोस्त जाते थे, तो उनको हम बोलते थे यार हफ्ता भर जाके वहाँ पे लोगों के साथ बैठ जाओ, खाना पी लो, दारू पी लो, कुछ करो थोड़ी देर, कल सुबह से लिखना मत शुरू करो। जो वहाँ का है उसके लिए तो जीवन है उसका। तो मुझे लगा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि किस किस्म के लोग कर रहे हैं और कौन लंबी दौर तक करना चाहेगा। क्योंकि नॉट फॉर रॉन्ग रीजंस, बट मैं भी अगर बहुत ऊंचे तबके से होता मान लीजिए, और अब ये नोटिस वोटिस आए, और अगर मेरे लिए मुमकिन होता कि मैं देश छोड़ के बाहर जा सकूं, कि ठीक है 25 साल खट लिए, परिवार को इतना ख़त्म करवा दिया, एक पॉइंट आता कि यार इतना हो गया, निकल सकते हैं, तो शायद मैं निकल जाता। तो शायद मेरी मजबूरी है कि मुझे करते ही रहना है। तो वो मजबूरी ज़रूरी भी है कुछ लोग की वो लंबे दौर तक इस किस्म का जर्नलिज्म करे, क्योंकि एक विदेशी फंडिंग का ये लॉजिक है, बाहर से फंड्स आते हैं, कुछ डोनेशन, ये फेलोशिप्स आती है इंडियन जर्नलिज्म के लिए, पर वो अमूमन आपको एक अच्छी कहानी के लिए देते हैं पैसा, फिर बोलते हैं अब ढूंढो अपना रास्ता। तो वो जो भी बच्चा कर रहा है वो एक फेलोशिप करता है, फिर वो बोलता है यार इसके बाद तो मैं बाहर ही निकल लेता हूँ। मतलब वो एक इवेंट की तरह, वो कोई प्रोसेस शुरू नहीं करती। हाँ, वो कोई ऐसा एक लॉन्ग टर्म मतलब उसमें कुछ नहीं उनका है। मैंडेट भी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंडेट हमारा देश है, ये हमें अपने लिए करना है। वो जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा,
उससे बहुत मदद होती है, लेकिन असली में जो जर्नलिज्म हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज़ हैं वो तो हम लोग ही जानेंगे, और जब तक हमारे ही लोग उसको नहीं करेंगे और हमारे लोग फंड नहीं करेंगे उसे, तो कई प्रायोरिटीज़ हमारी जो बेसिक्स हैं वो गिर जाएंगी। तो आखिरी में हम लोग इस पे आते हैं जो जमहूरियत के ऊपर, लोकतंत्र जो है उसमें, और उसमें जो उसका संकट ये चीज़ कैसे बढ़ा रही है कि जहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री है, चैनल्स हैं, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप दुनिया में भारत में इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा लोग शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे यूट्यूब देखते होंगे, वीडियो देखते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म सब तरफ है, और जो काम की बात है वो कहीं मतलब सिमटी सिकुड़ी हुई है और श्रिंक में रहती है वो, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उसका लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? अच्छा तो नहीं है, मतलब देसी हिंदी में बोलूँ कि ऐसा लगता है सबको गांजा पिला के रखा हुआ है कि आप ये सब देखते रहिए और असली मुद्दे आपके सामने आए ना आपके पास वक्त हो कि नज़र उठा के देखें कि क्या हो रहा है बाहर। तो चाहे आप ये हिंदू मुसलमान के झगड़ों में फंसा दीजिए, कम्युनल इश्यूज़ में फंसा दीजिए, या एंटरटेनमेंट के नए ज़रिए दे दीजिए, या डिसइंफॉर्मेशन दे दीजिए, कि हम सबकी एबिलिटी, कुछ लोगों की तो ज़िंदगी मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक मेहनत करके कमा रहे हैं, उनके पास तो वैसे भी समय नहीं है कि सरकार से सवाल उठाने की हिम्मत रखें, जगह रखें, अपने लिए बचा के चल रहे हैं। पर जो लोग कर भी सकते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत स्पेस है कि हाँ हम सर थोड़ा अकाउंटेबिलिटी लाएं, कुछ सवाल पूछें, हमको भी अगर वो इसी सब में बिजी रखें, एक तरीके से ओपीएम दिया जा रहा है कि आप बैठिए कहाँ अपने चक्कर घर में पड़े हैं आप, हाँ ये सब क्या क्यों नहीं? ठीक है ना, क्रिकेट हो तो रहा है और अच्छी फिल्म बन रही है, और बड़े मुद्दे हैं कि कौन रिलीजन बड़ा है कौन छोटा है, इस सब में ही लग जाइए आप सुबह शाम। क्योंकि आप पीछे जो तंत्र देखिए, जब मैं सरकार देखता हूँ, सरकार तो उसी फॉर्मूला पे चल रही है, खूब सारा पैसा खर्च करके आएगी, फिर जिनसे पैसा लिया उनको पैसा वापस देना होगा, तो फिर करप्शन होगी। तो वो फॉर्मूला तो वही है, थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया है करप्शन बहुत, मतलब पहले 50 धन्ना सेट होते थे, तब चार पांच ही बचे होंगे हर पार्टी, एक उनका पार्टी में। लोकतांत्रिकरण कम हुआ है उनका। हाँ, वो पार्टी के अंदर भी, बीजेपी के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स उसका एक प्रूफ था कि जी। सेंट्रलाइज फंडिंग एक दो चार लोग के कंट्रोल में रहे तो पूरी पार्टी भी कंट्रोल में रहती है, डेमोक्रेसी भी कंट्रोल में रहती है। तो उसको टटोलने की हमारी एबिलिटी ख़त्म कर रहा है, जो कि ओवरऑल मीन्स कि आप डेमोक्रेसी में आप ठीक है, नेता आएगा वो अपना करेगा जाएगा, आपको खोखला कर देगा वो, मतलब वो अपने आप को भगवान बना के रोज़ दिखाएंगे कि मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ, ये जो नया शुरू हुआ कि आपके हक नहीं है ये मैं आपको देता हूँ अपनी जेब से जैसे देता हूँ। और क्योंकि आप ये गांजा पी के बैठे हैं, आपको लगे हाँ ये तो सच में इन्होंने हमारे लिए कर दिया है। मतलब प्रधानमंत्री या जो भी सत्ता में आता है वो हमारे नौकर थे, हमने उनको हायर किया एक तरीके से बिल्कुल। 4-5 साल के लिए कि आके हमारा पैसा लो, इसको ढंग से खर्च करो हमारे लिए। एक मुनीम जैसा ही हुआ। हाँ, मतलब मैं मुनीम में तो मैं कह सकता हूँ एक मुनीम ही, हाँ बिल्कुल। थोड़ा अकल लगा के पैसा ठीक से लगाइए। तो आपके सर्वेंट थे, अब वो आपके सर पे बैठ गए और आपको बता रहे कि मैं तुम्हें बांटता हूँ पैसा, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त राशन दे रहा हूँ। तो मतलब ऐसा कि वही पैदा कर रहे हैं और वही दे रहे हैं, ना फार्मर है ना कोई है, वही है जो सब कुछ कर रहे हैं। तो कुछ तो लोग कंज्यूम कर जाते हैं क्योंकि आपने उनको डम कर दिया है। पोलराइजेशन दूसरा एक लेवल पे डम कर देती है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी ख़त्म हो गई है, आपको हर वक्त चूज़ करना पड़ रहा है कि इस साइड पे है या उस साइड पे, ये नहीं कि ठीक क्या है। और वो हर मतलब दो पक्ष में बांट के आपको ख़त्म करने का प्रयास है कि एंड इट वर्क्स। जो भी पावरफुल एंटिटी है उसके लिए वर्क करता है कि आप मेरे अगेंस्ट भी ज़ोर से गाली दे दीजिए तो इट विल हेल्प मी। इसलिए आई रिमेंबर एक टाइम पे, पर ये जो सवाल है कि आप मणिपुर की भी बात करें, जब हम लोग देख रहे हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग जैसे बात करें, तो मतलब ऐसा क्या, मतलब ये साइक क्यों है कि सिर्फ हिंदी पट्टी को छोड़ के बाकी सब जो है इस देश में अन्य हैं, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो दक्षिण के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको हमारा पर कैपिटा जीडीपी फलाना है, हम ज़्यादा जीडीपी दे रहे हैं, हमारे पास लिटरेसी ज़्यादा है, हम ज़्यादा पैसे कमा के नेशनल क्यों दे रहे करें, हैं, आपके तो साथ क्यों आप धौंस किस बात की वो जता रहे हैं। तो ये एक दूसरे नए तरह की चीज़ें हो रही है, पर उसमें पर वो भी एक लोकतंत्र की जो धौंस की जो बात है ना, जो सरकार भी दिखा रही है कि आप बोल नहीं सकते, आप आरटीआई नहीं कर सकते, आप पीएम केयर क्या है इसके बारे में नहीं पूछ सकते, आप पेगासस क्या इसके बारे में नहीं पूछ सकते। तो जो जवाबदेहियाँ जो उस सर्वेंट के लिए
की गई थी, उसका जो KRA था हाँ तो KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया इसको बोलते हैं कि वो तो KRA जो थे उसके उस जॉब पे रहने के लिए वो पूरे उस तरह से नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ कह रहा है कि मुझे वोट मिल रहे हैं तो मैं बस ठीक हूँ, मतलब और क्या चाहिए, तो यही एक टेस्ट है। और दूसरा मुझे लगता है नीतीश, पता नहीं आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हम लोग एक्चुअली तो बहुत यंग नेशन है, बहुत पुराना तो है नहीं, इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्ट, और कंपेयर टू मेनी अदर बहुत डाइवर्स है। और जो टर्म्स पे हम लोग साथ आए थे, जैसे मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट का खास करके आप ये कश्मीर है। कश्मीर का ले, वो टर्म्स तो कभी सेटल हुए नहीं, और जिन टर्म्स पे आए वो बहुत केसेस में बहुत गंदे टर्म्स भी थे। जितनी मौतें हुई नॉर्थ ईस्ट में आफ्सपा वगैरह, जहाँ एक तरीके से पूरे रीजन को आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन माना, जहाँ पे आप आफ्सपा लगा सकते हैं। अगर इन टर्म्स पे एक नेशन बना तो उस नेशन को साथ रखने के लिए बहुत एक दूसरे को जगह देनी पड़ती है, एक दूसरे के डिफरेंसेस मान के दूसरे को गलत नहीं मानना, क्योंकि वो सिर्फ आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, ये बोल देना कि तुम गलत हो क्योंकि तुम मेरे से नहीं, तुम देशद्रोही, तुम हो ही नहीं, देशद्रोही, हाँ। तुम हो ही नहीं, या तुम देशद्रोही हो। वो टर्म्स आप इन टर्म्स पे इस देश को साथ रखने में फिर आप इस किस्म के बुलबुले देखते हैं। इसलिए तमिलनाडु में वो गुस्सा कि हम हमारे साथ ऐसा क्यों है, किसान जो है वो खाड़कू है, हाँ वो नक्सल हो जाएगा, सारे जो नक्सल। हमारे अगेंस्ट बोलेंगे तो अर्बन नक्सल शहर हो में अर्बन जाएंगे। नक्सल हो जाएंगे। तो मतलब इस देश में, क्योंकि बहुत मैं तो देखता हूँ सोशल, अगेन अरुणाचल मणिपुर खास करके इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस तरफ देखता हूँ कि कितनी चीज़ें बातें थी जो हम लोग अभी भी करनी थी, ऑफ हाउ टू लिव टुगेदर। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पूरे हुए ही नहीं थे, एक मैच्योरिटी भी नहीं आई थी, और आपने जितने था भी उसको आपने रौंद डाला। आपने जो थोड़ी बहुत वो रिश्ते बने थे कि ठीक है साथ कैसे रहेंगे, एक तरीके से एक कंपैक्ट है बिटवीन डिफरेंट डाइवर्सिटीज टू लिव टुगेदर एंड विद डिफरेंसेस। द सस्पेंशन ऑफ वायलेंस, मतलब सब सोसाइटीज़ ने बोला कि स्टेट विल हैव द लाइसेंस टू वायलेंस, इज़ बिकॉज वी ओवरऑल बिलीव ठीक ऑन एवरेज आप सबका भला चाह रहे हो, आप सबकी बातें सुनोगे, इसलिए हम लोग अपना सस्पेंड कर रहे हैं राइट ऑफ वायलेंस, आपको एज अ स्टेट दे रहे हैं। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही बहुत नेबुलस था, बहुत हल्का सा था, और उसके ऊपर आप हैमर चला रहे हैं, ठोक रहे हैं कि नहीं बस या तो पूरी तरह मेरे साथ हो या नहीं हो, या तुम जैसे आपने बोला देशद्रोही हो। तो उसमें लोग खुल के जो सामने नहीं आ पाएगा, वो इस तरीके के फिर आर्ग्यूमेंट्स रखेगा कि हमें क्यों साथ में जोड़ रहे हो, हम अलग निकलते हैं, हमको इस सब के साथ मत जोड़ो। तो इस देश में तो बहुत ज़रूरत है, मे बी ग्लोबल नॉर्थ में सोसाइटीज़ रिलेटिवली ज़्यादा होमोजेनियस हैं हमसे, वहाँ पे भी ज़्यादा मुश्किलें डिफरेंसेस के बावजूद उन्होंने अपने टेम्पलेट बना लिए हैं कि चलो हम ऐसे रह लेंगे। तो हम लोगों के लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल था, आसान नहीं हो सकता था। मतलब आपने स्टेट्स एनेक्स करे हैं बाय फोर्स, लिटरली बाय सेंडिंग आउट द आर्मी, यू एनेक्स सम स्टेट्स इनटू योर रीजन टू ब्रिंग दोज पीपल टुगेदर। मेहनत तो बहुत लगनी है, और वो मेहनत प्यार से हो सकती है, गुस्से से, तड़ी से और इस तरीके से तो नहीं हो सकती। ठीक है, जो लोग कमज़ोर हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, अगेन सॉरी मैं नॉर्थ ईस्ट का बहुत एग्जांपल देता हूँ क्योंकि दिल के करीब है। ठीक है, मुझे पता है कि हमारे लोग 20 लाख ही हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में, तो हमारी आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनी जाएगी, पर चुप तो नहीं बैठेंगे ना, किसी और तरीके से गुस्सा जगह तो निकलेगा। फिर भी होनी चाहिए। और ये भी मैं एक आखिरी में जो बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना चाहता है, जो इस समय 20, 21, 22 साल के लड़के लड़कियां हैं, तो उनको आप क्या बताएंगे? करो ना मतलब दो तरीके देखते हैं कि एक तो बहुत मुश्किल है, ठीक है मान लिए हम बोल ही रहे हैं बहुत मुश्किल, दूसरा है कि नहीं करोगे तो कैसे होगा। अब अंदर है भूख, अब जैसे आप, मुझे डायबिटीज़ है, कुछ मीठा खाने का शौक है तो है, खा ही लेगा चोरी करके। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आसान तो हो नहीं सकता। किसी भी दौर में चींटी अगर हाथी को काटेगी तो मुश्किल तो पाएगी, और सरकार हाथी है, आसान होता तो सभी लोग कर रहे होते। अगर आप में है मन की करें, जब तक है करिए, और हो जाता है। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इस माहौल में जहाँ जर्नलिज्म जनरली बहुत मर गया है, आप थोड़ा सा भी डिसेंट जर्नलिज्म कर लिए ना, आपकी इज्जत बहुत होगी क्योंकि बेंचमार्क इतने लो हैं। अभी तो सारे अखबार बड़े तो बंद ही कर दिए हैं, छोटे मतलब वायर, स्क्रोल, न्यूज़ मिनट, न्यूज़ लॉन्ड्री, ये 10-12 बेचारे कर रहे हैं हम लोग, न्यू रिपोर्टर्स कलेक्टिव।
इसमें जो भी काम कर लें, 10 साल पहले शायद मैं ये काम करता तो कोई इसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बोलता ही नहीं, इसको सिर्फ रिगरस जर्नलिज्म बोला जाता हाँ कि कि बहुत है मेहनत ना? बहुत जान हाँ, बहुत आप लगा 2 रखी महीने है। लगे रहे, पर ऐसा थोड़ी ना कि जान जोखिम में जा रही है हर बार। मैं जाके बंदूक के सामने थोड़ी ना खड़ा हो रहा था, बिल्कुल। मंत्री से गाली तो खा रहा हूँ। तो इतना जोखिम तो कुछ नहीं है दिल्ली में बैठ के। तो एक ज़माने में ये नॉर्मल था। तो इसलिए अभी के, अगर दूसरा इसको तरीका, लास्ट अगर 1 मिनट हो, आप देखिए कि एक ज़माने में बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे जो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज लाते थे, मंत्रियों से रिश्ते थे, ये वो, अब वो सब ख़त्म हो गए। मैं इसमें मोदी जी का शुक्रिया करना चाहिए कि बहुत पत्रकारों को उन्होंने बिजनेस से निकाल दिया, उनको बंद करवा दिया। इस माहौल में जो अच्छी पत्रकारिता हो रही है वो 20 से 35 साल के लोग ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वही दम दिखा रहे हैं। तो छाने का मौका बहुत अच्छा है। हम जैसे बूढ़े ज़्यादा कर भी नहीं पा रहे कुछ। तो यंग बच्चों के लिए वो एक actually नई बहुत निगाह जगह- से देख रहे हैं, और हम हाँ। लोग शायद मतलब नितिन और मैं तो जो है डिजिटल कन्वर्ट्स हैं, हम लोग डिजिटल नेटिव्स हाँ। नहीं हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये डिजिटल नेटिव्स हैं, तो ये शायद ज़्यादा अच्छे से डिजिटली भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नहीं लगता कि डेटा जर्नलिज्म जिस तरह से अब हो रहा है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स कुछ करते हैं वो बहुत अच्छा है और उससे ज़्यादा समझ और बनते एज यू हैं। वर सेइंग शुरू में कि कॉस्ट लो है अब। और सरकार भले छिपाती है डेटा बहुत सारा, जैसे कि हम लोग कोविड के डेथ्स के बारे में भी बात कर रहे थे, तो शायद 5.5 सरकार ने माना था। न्यूयॉर्क टाइम्स से 44 लाख कह रहा था। लांसेट हमें गुजरात में ही 3.5 लाख दिखे थे। 18 लाख बच्चे लावारिस हुए थे कोविड में, ये लांसेट ने छापा था। तो हम सच को भी कितना गड्ढमड किए पड़े हैं और उसके बीच में कोई चीज़ निकालने की कोशिश करा, तो वो अपने आप में एक हाँ, महत्वपूर्ण। और जितना कर सके करिए। जब थक जाए, लगे कि यार बहुत हो गया, या आसपास के परिजन दोस्त प्यार करने वाले थक गए कि बोलें, तो आगे बढ़िए। पर इतना मुश्किल नहीं है कि मतलब बहुत हवा बना देते हैं कि अरे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे तो खतरा है, ये वो, इतना भी नहीं है। शहर में, बड़े शहरों में तो नहीं है। मेरे ख्याल से उसमें जो 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि थोड़ा सा अगर ऐसी इच्छा है कि एक लार्जर जन पक्षधरता की, जिसके बारे में कह रहा था, या जो इनकम टैक्स वालों ने नितिन से पूछा कि पब्लिक पर्पस क्या था, तो वो पब्लिक पर्पस अगर किसी को सोचता है तो शायद उसको इस तरह की चीज़ करने की सोच चाहिए। और साथ में उसके अब नए तरह के टूल्स हैं वो जो डिजिटल नेटिव्स के लिए, उनको सीखना, समझना, जानना शायद ज़रूरी होगा, तो उससे एक मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता है। तीसरा ये है कि वो अब बाकी चीज़ों के लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी सेठ के पास शायद जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बिल्कुल। भी अपना, मतलब आप एक सिंपल एक मोबाइल जर्नलिस्ट बनने के लिए अब ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं मेरे ख्याल से। अपने खुद के ऊपर भी एक मोबाइल से ही लोग बहुत सारी चीज़ें कर ले रहे हैं इस समय। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा ये कड़वी कॉफ़ी का अंक, और हम लोग फिर से इसको नए अंक में लेकर आएंगे। आप हम लोग को देख सकते हैं यूट्यूब पर और स्पॉटिफाई पर, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और बाकी लोगों के साथ में इसको साझा भी करिए। बहुत शुक्रिया।